कि हमारे संविधान में ये तय हुआ था कि आजादी मिलने के बाद 15 वर्ष के अंदर भारत की भाषा बदल जाएगी। संविधान में लिखा गया, और संविधान में लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं थे। इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान के बहुत बड़े नेताओं में गिनती होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ करते थे। ऐसे 319 बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, और वो सारे के सारे बड़े नेता इस देश के मूर्धन्य लोग थे, विद्वान लोग थे, चोटी के लोग थे। समाज के लोगों ने उनको संविधान सभा के लिए चुनकर भेजा था। आपको मालूम है, हमारे देश के ये 319 नेता को भारत के लोगों ने चुनकर संविधान सभा में भेजा था, और ये देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी। इन्होंने लगातार चिंतन किया, मनन किया, और आपस में बहस की है, और बहस करके ये तय किया कि जल्दी से जल्दी हमें अंग्रेजी से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो संविधान सभा में ये बात हुई। एक दल के नेता ऐसे थे संविधान सभा में जो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी से तो हमें आज ही छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ये गुलामी की भाषा है, हमारी नहीं है। लेकिन दूसरे दल के ऐसे नेता थे, वो ये कहा करते थे कि धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए। आपको मालूम है, भारत की आजादी के इतिहास में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल वाले नेता हमेशा से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरम दल के नेता थे संविधान सभा में। वो हमेशा ये कहा करते थे, आज और अभी, कल क्यों? हमें गुलामी की कोई निशानी रखनी क्यों है? आज और अभी तय करना है, और कल से जब संविधान लागू होगा तो अंग्रेजी को समाप्त कर देना है। हमारी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में हमें हमारा काम चलाना है। लेकिन दूसरे नरम दल के नेता थे, वो कहा करते थे नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत करो, हमें इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके अंग्रेजी हट जाएगी। दुर्भाग्य से उस समय क्या हुआ, संविधान सभा में भी नरम दल वाले नेताओं की थोड़ा बहुमत हो गया, गरम दल वाले नेताओं का अल्पमत रह गया, तो बीच का रास्ता निकाला गया। गरम दल वाले कहते थे तुरंत अंग्रेजी हटाओ, नरम दल वाले कहते थे धीरे धीरे हटाओ। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि चलो ठीक है, 15 साल एक समय तय कर लेते हैं, 15 साल में हम अंग्रेजी को पूरी तरह से विदा कर देंगे। ये तय हो गया, लिख गया। जब तय हो गया और लिख गया और संविधान की सभा का प्रस्ताव बन गया और उसके बाद वो दस्तावेज बन गया, तो उसके बाद आजादी के 62 साल होने को आए हैं, अभी भी अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं उसको विदा किया गया? जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजी को ऐसे ही भगाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और जिन लोगों ने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से, उन लोगों के तर्क क्या हैं, कुतर्क क्या है, वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और आप ये बात करेंगे ना कि हमारा भारत स्वाभिमान का संविधान क्या है, हमारे भारत स्वाभिमान की नीतियां क्या हैं, तो सबसे पहली और प्रमुख नीतियों में से एक है भाषा की नीति हमारी। हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भारत के सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। न्याय हिंदी में मिले, तमिल में मिले, तेलुगु में मिले, मलयालम में मिले, और न्याय करने वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी आदि का उपयोग करें, न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें। ये हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है। जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोग आपसे कुतर्क करेंगे, और वो कुतर्क हैं उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से। संविधान सभा में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानेंगे तो विकास नहीं कर सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमको विज्ञान और तकनीकी नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम में वैज्ञानिकता नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम पोंगा पंडित रहेंगे, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम प्रगतिशील नहीं बनेंगे। 20 तरह के कुतर्क वो दिया करते थे।
सबसे बड़ा उनका कुतर्क था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आप खुद इस बात को कोशिश करिए वेरीफाई करने की, प्रमाणित करने की। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से 7 देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और 7 और देशों में बोलने की भाषा अंग्रेजी, कुल मिलाकर 14। अब 200 देशों में से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो कितने प्रतिशत देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है? 10% भी नहीं हुआ। 10% भी गिनेंगे तो 20 देश हो जाते हैं। 7%। अब 7% देशों में अंग्रेजी भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है, बाकी 93% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेवा नहीं है, उसके गाने वाला कोई नहीं है, उसकी बात करने वाला कोई नहीं है, तो विश्व भाषा कैसे हो गई? बताइए। विश्व भाषा तो यह तब होगी जब 50% से ज्यादा लोग अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी में रोएं, अंग्रेजी में गाएं, अंग्रेजी में सोचें, अंग्रेजी में सब काम करें। रोना, गाना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब उनका अंग्रेजी में हो, 50% से ज्यादा दुनिया के देश के लोगों का, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये विश्व भाषा होने लायक है। 7% लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस पर विश्व भाषा कैसे हो सकती है? बाकी सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से भाषा को गिनती करना शुरू करें ना, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है, वो नंबर 1 है, और फिर सीधे नंबर आता है हिंदी है, वो नंबर 2 पर है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन इस समय सबसे आगे है, लगभग 148 करोड़ की जनसंख्या है। तो दुनिया में लगभग 148 करोड़ लोग चीनी बोलते हैं, चीनी जानते हैं, चीनी समझते हैं और चीनी का व्यवहार करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भाषा का व्यवहार होता है, जिसको लोग जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, वो हिंदी है। हिंदी को जानने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में, हिंदी को जानने और समझने वाले। और हिंदी को बोलने वालों की संख्या इस देश में और दुनिया में 87 करोड़ है। सीधे चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हिंदी आती है। जब दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदी है, लेकिन अपने देश में पहले नंबर पर तो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई आज तक। पहले नंबर पर इस देश में अभी भी अंग्रेजी का राज है। अंग्रेजी महारानी की तरह से है और हिंदी उसकी दासी की तरह से इस देश में व्यवहार में लाई जाती है। बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। दुनिया में यह कुतर्क फैलाया गया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है। आपने अगर थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो 1-2 सवाल आपसे कर लेता हूं। PUT पुट, तो BUT बुट यही होना चाहिए, और अगर BUT बट तो PUT पट होना चाहिए कि नहीं? BUT बट है तो PUT पट होना चाहिए, PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए। क्या वैज्ञानिकता है? एक जगह बट है, एक जगह पुट है, या एक जगह पुट है, दूसरी जगह बट है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना, वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं। केमिस्ट्री, क्या स्पेलिंग है? CHEMISTRY। केमिस्ट्री बोलते हैं ना, तो केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA। एक जाति होती है ना चोपड़ा, तो चोपड़ा को कोपड़ा बोलना चाहिए कि नहीं? और अगर चोपड़ा को चोपड़ा बोल रहे हो तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलना चाहिए, CHEMISTRY। तो अगर वहां केमिस्ट्री नहीं होता तो यहां चोपड़ा कैसे हो गया? और यहां चोपड़ा है तो वहां केमिस्ट्री कैसे हो गई? किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता को अगर आप परखना चाहें तो उसमें बोलने के लिए जो शब्द का उच्चारण का महत्व है वो हर समय एक जैसा ही होता है, वो समय समय पे बदलता नहीं है। कभी सी का हो जाता है, कभी सी सा हो जाता है। सी के साथ ए लग गया तो कई बार का उच्चारण देने लगता है, सी के साथ आई लग गया, ई लग गया तो वो सा का हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है भाई?
भाषा में इतने ज्यादा इसमें विसंगतियां हैं। अगर अंग्रेजी की विसंगतियों पे मैं व्याख्यान करूं तो 3 घंटे यही विषय पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी के जो बड़े विद्वान हैं वो भी उनका निराकरण नहीं कर पाते, तो वैज्ञानिकता कैसी है। और सबसे खराब बात है जो अंग्रेजी की वो ये है कि आप अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते। अगर आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तो आपकी मातृभाषा में ही संभव है। आप मूल भाषा मातृभाषा में ही चिंतन कर सकते हैं, उसी में सोच सकते हैं, उसी में विचार कर सकते हैं। आप अपने घर में व्यवहार करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। घर के लोगों से हंसी मजाक करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी हो जाएं और आप अवसाद की स्थिति में चले जाएं तो भी मातृभाषा में ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। हे राम, हाय राम, क्या कर दिया, हे गॉड नहीं निकलेगा, ओ गॉड नहीं निकलेगा, क्योंकि भाषा आपके खून में घुसी हुई है, संस्कार में पूरी तरह से बसी हुई है, रची हुई है। तो आप जिस भाषा में रोएंगे, गाएंगे, जिस भाषा में हंसेंगे, हंसाएंगे, जिस भाषा में बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो भाषा आपके लिए अनुकूल होगी और शब्दों का भंडार आपके पास पर्याप्त होगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा में चूंकि आप मूल काम कोई कर नहीं पाएंगे, तो हर बार अंग्रेजी में आपको कुछ करना पड़ेगा, तो भाषांतर करना पड़ेगा, और भाषांतर करने में 6 गुना ज्यादा समय खर्च होगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए। आपको कोई एक वाक्य स्वामी जी कहें, भारत स्वाभिमान की मूल नीति मातृभाषा की नीति है, मान लीजिए ये एक वाक्य आपको कहा गया, अब आपको कहेंगे अंग्रेजी में बोलो, तो जितनी देर आपको सोचने में लगेगी उससे 6 गुने कम समय में आप हिंदी में पट से बोल देंगे उसको। किसी छोटे बच्चे के साथ परीक्षण करके देख लो, किसी छोटे बच्चे को कोई कहानी सुनाओ, बहुत अच्छे से ध्यान से मातृभाषा में सुनेगा, वही कहानी उसको अंग्रेजी में सुनाओ, 6 दिन लग जाएंगे, तब तो ठीक से सुनने की स्थिति में आएगा, और 6 दिन लग जाएंगे तो याद करने की स्थिति में आएगा, याद नहीं कर पाएगा तो रटेगा, और रटने के बाद अगले 6 दिन बाद कुछ बोल के सुनाएगा, वो भी टूटी फूटी होगी, बीच में उसमें व्याकरण की गलती होगी, भाषा की अशुद्धियां होंगी। क्यों? संस्कार में नहीं है ना। तो जिस भाषा में आप हर काम करके आसानी से, सहजता के साथ बढ़ सकते हैं आगे, उसी भाषा में अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। ये षड्यंत्र क्या है? भारत के मूल निवासी कौन है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आदि आदि, ये सब मूल निवासी हैं जो मूलतः यहीं के हैं। और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले ये मूल निवासी तो हैं, लेकिन अंग्रेजियत में रचे बसे हुए हैं। जन्म उनका गलती से भारत में हो गया है, उनको तो मौका मिले तो वो तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं, वीजा नहीं मिलता, वरना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। पता है कौन लोग पैदा हो गए? जो अंग्रेज हिंदुस्तान में मरे ना, वो ये पैदा हो गए। समझे आप? स्वामी जी की बात सुनी आपने? जो अंग्रेज मर गए उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है, जो अंग्रेजी बोलते हैं आज इस देश। वो भूत बन के पैदा हुए हैं यहाँ, जो मर गए ना हिंदुस्तान में। और इनका ना संस्कार भारत का है, ना इनकी मान्यता परंपरा भारत की है। अंग्रेजी में सब काम करते हैं, बोलते चालते हैं, क्योंकि उनका प्रभुत्व बना रहे, क्योंकि अंग्रेजी के आधार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। तो भारत के मूल नागरिक कभी सत्ता व्यवस्था में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी व्यवस्था को संभालने की स्थिति में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी इस देश को चलाने की स्थिति में ना आ जाएं, इसके लिए जानबूझकर अंग्रेजी को आजादी के 62 साल के बाद भी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप खुद महसूस कर सकते, देख सकते। अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं ना, अलग अलग जगह पब्लिक स्कूल चलते हैं, कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, मैंने बहुत बार करके देखा है, उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थियों का। और जो हिंदी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना, या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि के मूल स्कूल चलते हैं, उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है। मूल ज्ञान समझते हैं? जो जिस पर आप सारी इमारत खड़ी करते हैं अपनी जिंदगी की, वो मूल ज्ञान जो मातृभाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ऊंचा है।
और जो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे नीचा है। अगर आप मूल ज्ञान की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा के विद्यार्थी गणित में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी रसायन शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी समाज शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं। मातृभाषा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोर हैं, इसलिए वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर हो गए हैं और कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनके सारे रास्ते बंद हैं। वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, बाकी सभी विषयों में उनके 100 में से 99 नंबर आते हैं, 100 में से 98 नंबर आते हैं, 100 में से 95 नंबर आते हैं, बाकी सभी विषयों में। बस अंग्रेजी में उनके 100 में से 40 आते हैं या 45 आते हैं। इस कारण से वो IAS नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो IPS नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो ICS IFS नहीं बन पाते, IRS नहीं बन पाते, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते। कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए। मूल विषय का सारा ज्ञान उनको है, बस एक भाषा का ज्ञान उनको नहीं है, और वो भी ऐसी भाषा जो विदेशी भाषा है उसमें उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको सबको पीछे रह जाना पड़ता है। और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है, वो सब उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं और देश की सारी व्यवस्था को गुड़ गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते। ये बहुत बड़ी बात है। ये विदेश में रहने वाला चपरासी, ड्राइवर, झाड़ू लगाने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला भी अंग्रेजी जानता है, तो अंग्रेजी जानने से वो बड़ा नहीं हो जाता, वो झाड़ू लगाता है, वो लैट्रिन ही साफ करता है। तो अंग्रेजी जिसको आती है हम मानते हैं वो बहुत कुछ जानता है। अरे विदेशों में रहने वाला ड्राइवर, चपरासी, लैट्रिन साफ करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, मालिश करने वाला, सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब भी राजीव भाई ने कहा कि भारत की सत्ता में, भारत की शासन व्यवस्था में, भारत की शिक्षा, उच्च शिक्षा व्यवस्था में, भारत के तकनीकी व्यवस्था में किसी को इंजीनियर आदि बनना हो, IIT करना हो, तो अंग्रेजी नहीं आता है तो नहीं जाएगा उधर। तकनीकी व्यवस्था में, प्रबंधकीय व्यवस्था में किसी को भी MBA आदि करना हो और किसी बहुत मैनेजमेंट के बड़ी बड़ी जो है चीजों को चलाना हो, इन सारी उच्च व्यवस्थाओं में आम आदमी का प्रवेश ना हो, माने गरीब मजदूर किसान के बच्चों का प्रवेश ना हो, जो इस देश के आम नागरिक हैं उनका प्रवेश रोकने के लिए इन षड्यंत्रकारी लोग वहां पर फन फैलाए, ये जहरीले नाग बैठे हुए हैं और इन सब के हमें फन नोचने हैं, इनके फन तोड़ने हैं और इस देश के आम आदमी को इन जहरीले नागों के फन दबोच करके हमें आम आदमी को हक दिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंग्रेजी के कारण से 99% लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और ये बात हमें इस देश के लोगों को समझानी है। जैसे आपको अभी भाई राजीव जी बता रहे हैं, इस तरह से इस देश के जब 100 करोड़ से ज्यादा 114 करोड़ भारतीयों को बताएंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हमारा शिक्षण, हमारा शासन, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी उच्च शिक्षा, हमारे सारे काम हम भारतीय भाषाओं में करना चाहते हैं, तो फिर इस देश के 114 करोड़ लोगों की आवाज को कोई दबा नहीं सके। काम कर। अभी कितना दुख और अफसोस है हमें अपने देश में इस परिस्थिति पर कि मुझे न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए, हमको किसी अदालत में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, तो मुझे मेरे न्याय की बात मेरी मातृभाषा में करने की अनुमति नहीं है। वकील को सारी बात हम अपनी मातृभाषा में समझाएंगे, फिर वकील उसको अंग्रेजी में भाषांतर करेगा, फिर उसके आधार पर पिटीशन ड्राफ्ट होगी, फिर वकील उसको अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज वकील के साथ अंग्रेजी में सब कुछ वार्तालाप करेगा, उसके बाद फैसला आएगा, वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा। न्याय पाने वाले को अंग्रेजी का कुछ ABCD नहीं आता, लेकिन न्याय की पूरी पत्रिका उसको अंग्रेजी में दी जाएगी, तो वो क्या करे, उसको निचोड़े कि नहाए कि खाए कि बनाए, क्या करे, आग लगाए, उसमें करे क्या, उसको मालूम नहीं है। अंग्रेजी का ABCD नहीं आता,
वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी है और वो अदालत में जाके उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अगर फरियाद करता है तो फरियाद हिंदी में न सुनी जाकर अंग्रेजी में ही सुनी जाएगी और फैसला भी अंग्रेजी में दिया जाएगा। इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था साधारण आदमी को न्याय से वंचित रख रही है और उसको अन्याय की तरफ धकेल रही है। और ऐसा अन्याय जब बार बार किसी के ऊपर होगा तो फिर वो विद्रोही हो जाएगा और शासन व्यवस्था के खिलाफ वो विद्रोह करेगा तो किसी दिन हथियार उठाएगा, नक्सली हो जाएगा, आतंकवादी उग्रवादी हो जाएगा। फिर हमारी शासन व्यवस्था चिल्लाएगी कि इतने सारे लोग नक्सली हो रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादी हो रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलता है किसी आदमी को और अन्याय बार बार उसके ऊपर होता ही चला जाता है, तब आदमी परवश होकर, विवश होकर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे देश में न्याय ना मिले, हमें शिक्षा ना मिले, हमारी बात ना सुनी जाए, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार हमसे छीन लिया जाए। आपको मालूम है कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पहले आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आप फेल हो गए और बाकी सब में आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएं तो आप बिल्कुल बेकार हैं इस व्यवस्था के लिए, इस शासन के लिए। माने विषय का ज्ञान आपको बहुत है, भाषा का ज्ञान नहीं है। इतने मात्र से आपको यह व्यवस्था नकार देती है तो ऐसी व्यवस्था को हमें नकारना पड़ेगा और उसके खिलाफ कोई बड़ा शंख फूंकना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। तो भारत स्वाभिमान की तरफ से भाषा के प्रश्न को हमको संवेदनशीलता के साथ और पूरी ताकत के साथ उठाना है कि आजादी के 15 साल के लिए अंग्रेजी आई थी, संविधान में लिखा गया। अब ये 62 साल से अंग्रेजी क्यों चल रही है और हम इसको अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? ये संविधान का जो अनुच्छेद 343 और 344 है, आप लोगों को बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की भाषा, राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में अन्य भारतीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में हमारी शासन, हमारी शिक्षा, हमारी न्याय व्यवस्था होगी। लेकिन यह तो सीधा सीधा संविधान का ही उल्लंघन है। लेकिन अब यदि इसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिट भी दायर करनी पड़े तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आप हिंदी में रिट ही नहीं कर सकते। आप माने ये कितने बड़ा न्याय। माने एक तरफ देश का संविधान को हम बड़ा माने या देश को बड़ा माने, देशवासियों को बड़ा माने, ये बहुत बड़ी विद्रूपता है। तो संविधान के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के जो है 343 भारतीय संविधान की और 344 धाराओं के अनुरूप ये हम कहीं असंवैधानिक बात नहीं कर रहे, अवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे हैं। अभी भाई राजीव जी आपको तर्क देंगे उस विषय में भी कि ये अवैज्ञानिक भाषा और दूसरा बोल रहे थे ना, लोग बोलते विकास होगा, विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। बताओ जापान का विकास कम है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक भी हमारे भारत में तो कम से कम जापान की मानते हैं। और जापान का एक भी आदमी जान करके, वहां के प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक, एक भी आदमी अंग्रेजी में नहीं बात करता है, खाली अपनी जापानीज में बात करते हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो अभी राजीव भाई ने कहा ना कि कुछ ये जहरीले नाग बैठे, इनके फन कुचली बनाई बात बनेगी नहीं। कुछ चंडाल चौकड़ी बैठ गई है ऊपर, वो चाहती है कि हमारे और हमारे बच्चों के अलावा, क्योंकि उनके परिवारों में अंग्रेजी का माहौल है, उनको कोशिश की जाती है, बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि हमारे और हमारे परिवार के बच्चों के अलावा इस देश के उच्च आसनों पर, उच्च पदों पर, उच्च व्यवस्थाओं में, उच्च शिक्षा में, तकनीकी में, प्रबंधन में, उद्योग में, व्यापार में किसी का प्रवेश ना हो। तो 99% लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं आपको जापान के साथ ही एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जर्मनी का दुनिया की सारी तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी मानी जाती है जर्मनी की, फिर जापान की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, जितनी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं जहां से तकनीकी निकलती है, प्रौद्योगिकी निकलती है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं। हाँ, सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है जर्मनी की
और फिर है जापान की। लेकिन आपको मालूम है जर्मनी की मातृभाषा जर्मन है, वहां के सारे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर आखिरी कक्षा तक जर्मन में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जर्मन में करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई जर्मन में होती है, सारी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई जर्मन में होती है, मेडिकल की पढ़ाई जर्मन में होती है। और जर्मनी 7 करोड़ से कम आबादी का देश है। मालूम है आबादी 7 करोड़ से कम है, अभी 7 करोड़ भी पूरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जर्मनी से बड़े कई राज्य हैं। हमारा ये उत्तर प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, हमारा बिहार जर्मनी से बड़ा है, बंगाल जर्मनी से बड़ा है, आंध्र प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है। भारत के तो 10-11 राज्य जर्मनी से बड़े हैं। जर्मनी 7 करोड़ से कम का देश है और वहां अगर सारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जर्मन में हो सकती है, 7 करोड़ की आबादी का देश अगर ये कर सकता है, तो 115 करोड़ की आबादी का देश इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? और आपको मालूम है फ्रांस की आबादी तो जर्मनी से भी कम है, 5 करोड़ 80 लाख की आबादी है इस समय। और 5 करोड़ 80 लाख की आबादी का फ्रांस अपनी पूरी पढ़ाई फ्रेंच में कर सकता है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मैनेजमेंट की सारी पढ़ाई वो फ्रेंच में कर सकते हैं। तो हम 115 करोड़ वाले अपनी सारी की सारी पढ़ाई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही पुर्तगाल तो 2 करोड़ की आबादी का देश है, पुर्तगाल की आबादी तो और भी 2 करोड़ है। पुर्तगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलती है तो पोर्चुगीज में चलती है, और पोर्चुगीज में शिक्षा लेकर वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके यहां नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं, और सारी दुनिया में वो व्यापार कर रहे हैं पोर्चुगीज के आधार पर। तो हम 115 करोड़ के लोग क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में हमसे ज्यादा छोटे छोटे देश, हमसे ज्यादा कमजोर देश, कमजोर से मतलब संसाधनों में कमजोर, भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा जिनके पास सबसे कम है, अगर वो अपनी मातृभाषाओं में सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी हिंदी में सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी में कुछ नहीं हो सकता, उसका सबसे पहला कुतर्क आया हमारी सरकार की तरफ से, वो ये कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दों की कमी है। अभी थोड़े दिन से केंद्रीय हिंदी संस्थान नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है आगरा में, जिनका मुख्य कार्यालय है, उन्होंने पूरा शब्दकोश तैयार कर दिया। 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों शब्द हैं जो विज्ञान के लिए काम के उपयोग के आ सकते हैं। तो अब तो ये तर्क भी खत्म हो गया। संस्कृत उसका स्रोत, और संविधान में लिखा हुआ है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी भाषा में, वो शब्द जो है मूल मुख्यतः स्पष्ट किया हुआ है संविधान में, संस्कृत से लिए जाएंगे और दूसरे अन्य भारतीय भाषाओं से लिए जा सकते हैं। तो संस्कृत में एक अकेली संस्कृत है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों शब्दों की उत्पत्ति का सामर्थ्य है, क्योंकि मैंने 5 साल व्याकरण ग्रामर पढ़ा है। 1-2 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों शब्द उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, जिसमें 4000 पाणिनि के सूत्र हैं, 2000 धातुएं हैं, कुछ उसमें गणसूत्र हैं, उणादि कोश है, और जो है उधर निघंटू है। ये इतना बड़ा व्याकरण का शास्त्र है, 5 साल मैंने उसको स्वयं पढ़ा है। और मैं तो कहता हूं भारत नहीं, हम पूरी दुनिया को चलाने के लिए शब्दों की उत्पत्ति भारत से करके दे सकते हैं, इतना ज्यादा शब्द सामर्थ्य है। और आपको यह भी मालूम है कि आज की दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक माने जाते हैं ना, कंप्यूटर चलने और चलाने के लिए जिस मूल चीज की आवश्यकता होती है उसको वो लोग अंग्रेजी में एल्गोरिदम कहते हैं। पहले एल्गोरिदम बनती है, इसमें हिंदी में हम उसको प्रमेय कहते हैं। तो पहले एल्गोरिदम तैयार होती है, उसके आधार पर कंप्यूटर के चलने की सारी भाषाएं विकसित होती है। आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दुनिया भर के सारे देशों के वैज्ञानिक अभी इस एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एल्गोरिदम तैयार हो सकती है तो संस्कृत में ही हो सकती है, दूसरी किसी भाषा में हो ही नहीं सकती। और एक इसमें भी क्या षड्यंत्र चलता है देखो, अभी पिछले कई वर्षों से हरियाणा में संस्कृत अनिवार्य थी, लेकिन वहां से उसकी अनिवार्यता खत्म करने के लिए अब षड्यंत्र शुरू हो गया। माने इतने ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं भाषा के स्तर पर तो, और भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का, हमारी व्यवस्थाओं का, हमारे समस्त व्यवहार का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भाषा है, और उसके ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है, देख के कई बार खून खोलता है। तो ये हमें तय कर लेना है अब अपने स्तर पर कि हम हमारे व्यक्तिगत और वैयक्तिक जीवन में
अंग्रेजियत की और अंग्रेजी भाषा की गुलामी से बाहर आएंगे। हमें सरकार को बाहर लाना है इस गुलामी से, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भाषा है, जबरदस्ती हमारे ऊपर लादी गई भाषा है, जिसने हमारी पूरी वैज्ञानिकता को ढक दिया है, हमारे बुद्धि विकास को पूरी तरह से रोक दिया है। आप 2 बच्चों के ऊपर परीक्षण करके देख लीजिए, एक बच्चे को बचपन से अंग्रेजी सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूसरे को मातृभाषा में सिखाना और पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जितनी कुशाग्र बुद्धि मातृभाषा वाले की होगी अंग्रेजी वाले की नहीं होगी। एक आईक्यू टेस्ट होता है ना, इंटेलिजेंट क्वेस्ट का टेस्ट, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट और इंटेलिजेंटी कोशंट जब इंटेलिजेंसी का नापा जाता है, वो सबसे ज्यादा मातृभाषा वाले विद्यार्थियों का ही निकलता है, अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों का कभी नहीं निकलता। और मैंने हिंदुस्तान में एक सूची बनाई है कि जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है वो कहां पहुंचे हैं और जो मातृभाषा से पढ़कर आए हैं वो कहां पहुंचे हैं। इस देश के जो अर्थव्यवस्था के चोटी पर बैठे हुए लोग हैं ना, जैसे धीरूभाई अंबानी, बिरला परिवार, नुस्ली वाडिया परिवार, ऐसे 72 परिवार हैं इस देश में। इन 72 परिवारों में से 3 को छोड़कर 69 परिवारों के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब मातृभाषा के पढ़े हुए लोग हैं। कोई गुजराती में पढ़ा है, कोई तमिल में पढ़ा है, कोई तेलुगु में पढ़ा है, कोई कन्नड़ में पढ़ा है, कोई हिंदी में पढ़ा है, कोई पंजाबी गुरुमुखी में पढ़ा है और शीर्ष पर पहुंचा है। और आपको सुनकर हंसी आएगी कि अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े हुए लोग हैं वो इन मातृभाषा वालों के नीचे 10-10 हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 15-15 हजार रुपये के नौकर हैं जो अंग्रेजी से पढ़कर निकले, हार्वर्ड से पढ़कर आए, ह्यूस्टन से पढ़कर आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए, वो इनके नीचे नौकरी पर हैं, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की। मालिक जो हैं कंपनियों के, जिन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, साम्राज्य खड़ा किया है, वो तो सब मातृभाषा वाले लोग हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों की सूची बनाई है मैंने, आप हैरान हो जाएंगे, चोटी के सारे वैज्ञानिक इस देश में 1% अपवाद को छोड़कर सारे चोटी के वैज्ञानिक इस देश में मातृभाषा के स्कूलों में पढ़कर निकले इस देश में। आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाने के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया और जिन्होंने इस देश में परमाणु बम का परीक्षण करवाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। उनकी बुद्धि का कमाल देखो कि परमाणु बम का परीक्षण हो गया और अमेरिका जैसे देश को पता ही नहीं चला। अमेरिका के जासूसी करने वाले सैटेलाइट हैं, हमारे स्पेस के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट 1-1 मिनट की जासूसी करते हैं। हम यहां बैठे हैं और इतना बड़ा समूह है, इसकी जासूसी वो कर लेते हैं। वो अमेरिकी वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि ने ऐसा चकराया कि वो कहीं और व्यस्त थे और यहां परमाणु बम के परीक्षण पर परीक्षण हो गए और अमेरिका वाले हैरान परेशान कि भारत के लोग इतने होशियार कैसे हो गए। ये होशियारी पता है कहां से आई? अब्दुल कलाम की तमिल बुद्धि में से ये होशियारी निकली, ये अंग्रेजी बुद्धि में से नहीं निकल सकती। दूसरा बड़ा नाम बताता हूं, इस देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिस वैज्ञानिक ने बनाया, डॉक्टर विजय भटकर, वो पूरी तरह से मराठी भाषा से पढ़कर निकले हुए वैज्ञानिक हैं। आपको मालूम, एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर किसी को नहीं बेचते, क्योंकि हम हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकते। राजीव गांधी अपना सा मुंह लेके वापस चले आए। डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम ने राजीव गांधी को कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पैसा दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर अमेरिका से भी बेहतर बना कर देंगे। तो पहले तो राजीव गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मरता क्या न करता, कोई चारा नहीं था, सुपर कंप्यूटर बनाना ही था, कोई देने को हमको तैयार नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम को काम पे लगाया, उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया, पैसे दिए और डॉक्टर विजय भटकर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर बना के दुनिया को दिखाया। और वो सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से ज्यादा गति पे काम करता है और बहुत सस्ता है।
और भारत ने उसी सुपर कंप्यूटर के मॉडल पर आज तक 50 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को बांट दिए जो वहां के यहां उन देशों में काम कर रहे हैं। कनाडा का पूरा मौसम विज्ञान का विभाग भारतीय सुपर कंप्यूटर पर चलता है, आपको मालूम है यह बात? कनाडा जैसा आधुनिक देश, कनाडा जैसे दुनिया के 20 देशों में भारत के सुपर कंप्यूटर लगे हैं। और ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर विजय भटकर मूलतः मराठी भाषा के विद्यार्थी हैं और मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। साधारण स्कूल समझते हैं, म्युनिसिपैलिटी का, जिनमें हमारे नेताओं के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते, अधिकारियों के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते। साधारण म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है। साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है, परमाणु बम बनाने की तकनीक का निर्माता हो सकता है। हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर MG मेनन, उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई, 12वीं तक पूरा मलयालम में पढ़े हैं और इस देश के सर्वश्रेष्ठ चोटी के वैज्ञानिकों में उनकी गिनती है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कृषि के क्षेत्र में, वो मूलतः अपनी मातृभाषा के तमिल के स्कूल में पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं और आज सारी दुनिया उनके विद्वता का लोहा मानती है। हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है वैज्ञानिकों की जो मूल मातृभाषा से पढ़कर निकले तो चोटी के वैज्ञानिक बने। और मैं आपको अफसोस की बात बताता हूं, जो कॉन्वेंट में से और पब्लिक स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो बच्चे निकले ना, वो वैज्ञानिक नहीं बने, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर बन गए। समझ गए आप? साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और साइंटिफिक मैनेजर होना दूसरी बिल्कुल अलग बात है। साइंटिस्ट वो है जो मूल शोध में लगता है और शोध को आगे बढ़ाता है। साइंटिफिक मैनेजर वो होता है जो शोध को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। जैसे स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं, लिखने के लिए कागज चाहिए, तो कागज किसी ने लाके दे दिया, वो साइंटिफिक मैनेजर है, लिखने वाला साइंटिस्ट है। तो साइंटिफिक मैनेजर बन के ही रह जाते हैं सारे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में पढ़कर निकलते हैं, क्योंकि मूल बुद्धि चलती ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा आपकी अंग्रेजी नहीं। जो आप मूल भाषा में सोच सकते हैं वही भाषा में आप कर सकते हैं। इसलिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ उद्योगकर्मी निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वान तो मातृभाषा में से। हर जगह विद्वान को आप ढूंढोगे, देखोगे, परखोगे तो पता चलेगा उनकी बैकग्राउंड वही है, मातृभाषा की। और इतना ही नहीं ना, ये जो देश चलाने का ठेका जिनको मिला हुआ है, नेता भी अधिकांश हिंदी में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन देश के ऊपर वो लाद के रखते हैं। आप इस देश के नेताओं के बारे में भी तो बता दो। थोड़ी सी जानकारी, हमारे सारे नेताओं में 1% को छोड़कर 545 लोकसभा में बैठते हैं और 250 राज्यसभा में और 5000 से ज्यादा विधानसभाओं में बैठते हैं। इन सब नेताओं में आधा प्रतिशत को छोड़ दो, बाकी 99.5% नेता भी मातृभाषा के स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं। जब वो भाषण देते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, वोट मांगते हैं, आपके बीच में आते हैं और गधे को भी बाप बनाते हैं, उस समय वो सब मातृभाषा में ही बात करते हैं। वोट मांगते हैं मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला में। वोट मांगते हैं भारतीय भाषाओं में, हिंदी भाषा में, गुजराती, मराठी में, और राज किस में करते हैं? अंग्रेजी में। मतलब नेता बनते ही फिर गड़बड़ हो जाती है। और मैं तो कई नेताओं को जानता हूं, आप भी जानते हैं, नाम लेके कहने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर हर जगह पब्लिकली, माने सार्वजनिक रूप से हिंदी 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 हिंदी, और संसद में भाषण शुरू करते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है। संसद में खड़े होते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है। ये चक्कर क्या है? संसद में जाते ही अंग्रेजी हो जाती है शुरू, और संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में होते हैं तो हिंदी। उसके लिए मुझे एक कहानी कहनी है 1 मिनट की। वो ये कि ये जो संसद भवन बनी हुई है ना, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है। आपको मालूम है? ये भवन पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ। 1927 में ये बन के तैयार हुआ संसद का भवन। जो गोल गोल गुंबज है ना, ऊपर से देखो तो शून्य जैसा रहता है, इसमें से शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता।
तो ये संसद भवन अंग्रेजों की बनाई हुई है। अंग्रेजी वास्तुकार आए थे, अंग्रेजी आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने बनाया, और बनते समय कई वहां मर भी गए। उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर जाती है जैसे ये संसद में घुस जाते हैं। एक अंग्रेज था, उसका नाम था लुटियन। दिल्ली वाले जानते हैं, दिल्ली में एक इलाका कहलाता है जिसको कहते हैं लुटियन स्टॉर्म, लुटियन टीला। हिंदी में कहेंगे तो लुटियन का टीला। टीला समझते हैं? एक छोटे से पहाड़नुमा इलाके को टीला कहते हैं। तो लुटियन टीला पर बनी हुई है पूरी संसद। तो लुटियन की आत्मा वहीं पे है, वही लुटिया डुबो। हाँ, तो वही लुटिया डुबोती है इस देश की। जैसे ही ये घुस जाते हैं संसद भवन में, फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। भवन से बाहर निकलते ही हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती, मराठी, तमिल में आ जाते। तो इनकी जिंदगी का ये जो दोहरापन है, इस दोहरेपन को हमें खत्म करना है और हमें समाप्त कराना है। क्योंकि ये खंडित व्यक्तित्व जो है वो कभी भी खंडित देश बनाता है। अगर आपका व्यक्तित्व निजी जीवन में अलग है और सार्वजनिक जीवन में अलग है, एक जगह आप अंग्रेज हैं और दूसरी जगह हिंदी वाले हैं, ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यक्तित्व, ये समाज को कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकता। तो भारत के नेताओं का, भारत के दूसरे समाज के ऐसे लोगों का जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं, इनका हमें परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको या तो मातृभाषा में आना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ, जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ। उस देश से, उस देश की भाषा से इतनी मोहब्बत है तो इस देश में क्यों रहते हो? यदि इतना घटिया देश है हमारी कि हमारी भाषा बोलने में भी तुमको शर्म आती है, तो वहीं जाओ। अब एक दूसरे प्रश्न पे मैं आना चाहता हूं। भाषा की गुलामी से हमको भी बाहर आना है। हमारे अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा काम ना करे जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो आप आज से ही मन में ये संकल्प ले लीजिए कि भाई भाषा के प्रति हमारे मन में इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि अपने जीवन के हर काम को करते समय हम हमारी मातृभाषा का उपयोग करें। राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा का, मातृभाषा का, ये आपके जीवन में आना चाहिए। तो कहां से शुरू होगा? सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए। आपके घर में देखिए, आपने अपने भाई बहनों के नाम, बेटे बेटियों के नाम कुछ अंग्रेजी वाले तो नहीं रखे हुए हैं। टिंकू, डब्लू, बबलू, पिंटू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिम्पल, अर्थ मालूम है इनके? बता दो। जबरदस्ती नाम रख के बैठे हुए। बता दो। ये जो टिंकू है ना, टिंकू, एक बार मैं डिक्शनरी लेके बैठा कि इन शब्दों के अर्थ ढूंढे जाएं, तो 17वीं शताब्दी की वेबस्टर डिक्शनरी में इनके अर्थ मिले। टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। आवारा तो समझते हैं, बाप की ना सुने, मां की ना सुने, घर में कभी ना रहे, घर का कोई काम ना करे, कुछ भी बोलो तो हमेशा उसको टालता रहे, उल्टा करे, उसको अंग्रेजी में टिंकू कहते हैं। और हम मूर्ख भारतवासियों ने अपने होनहार उच्च आदर्शों वाले बच्चों का नाम टिंकू रखा हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी घर में मैं चला जाऊं, पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम है गायत्री देवी, बेटा टिंकू आ गया उनका। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया, ये जरा खोज का विषय है और शोध का विषय है। ना उसका बदलवा देंगे। तो आप जो है न जिसका किसी का नाम ऐसा हो तो उसका बदलवा दे, उसका रामदयाल का रामदास। हाथ जोड़कर विनती है कि आपके परिवार के भाई बहनों के, बेटे बेटियों के नाम अगर इस तरह के हैं, तुरंत इनको बदल दीजिए। अपने पास हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है, संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु नामों की कमी नहीं है। तो यहां से शुरू करिए अपने जीवन में, यहां से शुरू करिए। दूसरा काम आप एक और करिए अपने निजी जीवन में, भाषा की गुलामी से बाहर आने के लिए। आप अगर बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो हस्ताक्षर कभी भी अंग्रेजी में मत करिए। सारे के सारे बैंक के खातों में आप हिंदी में हस्ताक्षर करिए, या अपनी मातृभाषा में आप शुरू करिए। लिपियां अलग अलग हो सकती हैं, लिपि भारतीय हो। अगर आपकी भाषा गुजराती है तो गुजराती में करिए, तमिल है तमिल में करिए, कन्नड़ है कन्नड़ में करिए, मलयालम में करिए, जो भाषा है उसमें करिए। अंग्रेजी के हस्ताक्षर हटा दीजिए। फिर आप कहेंगे जी अकाउंट तो खुल गया है, तो बदल दीजिए।
आपको मालूम है बैंक में ऐसी सुविधा है, जब चाहेंगे आपके हस्ताक्षर का नमूना बदलने के लिए बैंक तैयार है, आपको उसका एक सूचना बैंक को देनी है, बैंक आपकी इस सुविधा से कर देगा। तीसरा, अपने जीवन में वहां से शुरू करिए कि कोई चेक लिख रहे हैं तो उसको कभी भी अंग्रेजी में मत लिखिए, हिंदी में ही लिखिए। चेक हिंदी में लिखने की सुविधा है और हिंदी में लिखे गए चेक को स्वीकार करने की भी सुविधा है। गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में चेक लिखने की सुविधा है, चेक को स्वीकार करने की सुविधा है। तो सारे चेक आपके मातृभाषाओं में लिखे जाएं, राष्ट्रभाषा में लिखे जाएं। चेक पर हस्ताक्षर आपकी मातृभाषा में हो, राष्ट्रभाषा में हो। और व्यक्तिगत बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है, ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों का अपना एक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को जानकर अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको छूट है। बिना जाने अनजाने में आप बोलते रहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मैडम, बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप जान लेंगे तो आज के बाद किसी को मैडम कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आप। हम किसी को भी राह चलती बहन को, मां को, बेटी को मैडम कह देते हैं, और हमारे देश का भला हो बहनों का, वो भी मैडम कहलवाने में गौरव महसूस करती हैं। हमको मैडम कहो। मैडम का अर्थ जान लीजिए, MADAME ये शब्द है मैडम। मूलतः ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में एक शब्द होता है, उसका नाम है मादाम। MA माने मां और दाम, DAME दाम। मां माने मेरा, दाम माने महिला। मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत, वो है मादाम। फिर वो अंग्रेजी में चला गया, क्योंकि अंग्रेजी वालों ने सारी दुनिया से उधार लिए हुए शब्द सबसे ज्यादा है। अंग्रेजी के मूल शब्द सबसे कम हैं, दुनिया भर की भाषाओं से उधार लेकर खिचड़ी बना रखी है उन्होंने। तो ये मादाम शब्द फ्रेंच से ले लिया, अंग्रेजी में आ गया, जिसका मूल अर्थ है मेरी स्त्री, मेरी महिला, मेरी औरत। उसको आप कह सकते हैं मैडम। अब सारी महिलाएं आपकी हैं, सारी स्त्रियां आपकी हैं, सारी औरतें आपकी हैं तो बहन के रूप में, हैं तो मां के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं हो सकती सारी स्त्रियां, सारी महिलाएं। तो गलती से भी कल से किसी को मैडम मत कहिए। मां बोलिए, बहन बोलिए, मां कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए। अगर छोटी है, बराबर की है तो आप बहन कहिए, जो कहना है कहिए। भारतीय शब्दों में रिश्ते बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहन का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, मां का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, बेटी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, पत्नी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है। इतने स्पष्ट रिश्ते दुनिया के किसी शब्द में नहीं मिलेंगे जो भारत में। मैडम का रिश्ता ही स्पष्ट नहीं है आपको, और हो गया तो कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैडम कहना बंद कर दीजिए। और जो आपके नजदीक में मैडम कहलाने वाली बहनें हैं, उनको भी जरा ये बता दीजिए कि आप किस किस की हो सकती हैं, किसकी नहीं हो सकती है। तो ये मैडम बंद करिए। और एक बहुत खराब शब्द है सर, सर, सर। ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहां। मैं कार्यालयों में जाता हूं तो एक ही शब्द सुनता हूं, यस सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, सर, सर। मालूम है सर क्या है? ये जो SIR सर शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, मूलतः अंग्रेजी का है। और ये शब्द आया है पदवी से। एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहां आचार्य जी है ना, वो एक पदवी है ना, वैसे ही सर एक पदवी है। लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगे। ये पदवी क्या है वो जान लो। यूरोप में, पूरे यूरोप में सभी भाषाओं में ये सर शब्द है। अंग्रेजी में मूल रूप से आया, फिर दूसरी भाषाओं में गया। पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा यूरोप में बहुत लंबे समय तक रही है, हजारों साल तक रही है। तो होता क्या है यूरोप में, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रख सकता है वो उतनी ही ऊंची पदवी का अधिकारी होता है, उसकी पदवी उतनी ऊंची होती है।
गुलाम बनाकर जो रख सकता है उसकी पदवी उतनी ही ऊंची हो सकती है। महिलाओं को गुलाम बना के रख सके, पुरुषों को गुलाम बना के रख सके। गुलामी की प्रथा पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप का सबसे शर्मनाक और काला अध्याय है, जिसको वो कभी मिटा नहीं पाएंगे दुनिया के सामने। उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर। जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। भारत दुनिया में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। कारण क्या है? यहां सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि आत्मा सबकी समान है और सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। चींटी भी आपकी गुलाम नहीं है, मक्खी मच्छर भी आपके गुलाम नहीं है। वो भी स्वतंत्र जीव है, आप भी स्वतंत्र जीव हैं। भगवान उनको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको। तो हम तो चींटी, मक्खी, मच्छर को गुलाम नहीं बना सकते, आदमी को गुलाम बनाना तो दूर की ही बात इस देश में संभव नहीं। तो यहां गुलामी की परंपरा हो नहीं सकती और वहां गुलामी के अलावा दूसरी कोई परंपरा नहीं हो सकती। तो वो सर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस गुलामी की परंपरा को बताने के लिए और समझाने के लिए। हम हमारे देश में कम से कम इस गलत शब्द का उपयोग ना करें। आपको सर बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन में से। और अगर किसी अननोन, अनजान आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं तो श्रीमान कहिए ना। कितना सुंदर शब्द है श्रीमान। श्रीमान कहिए, श्रीमान कहिए, महाशय कहिए, महोदय कहिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, हिंदी का, संस्कृत का, शब्दों की कोई कमी नहीं। और अपने शब्दों में दम कितना है। थोड़ी देर पहले मैं मैडम बता रहा था ना, और भारत का एक शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। लक्ष्मी और बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ निवास करे वो श्रीमती। वो मैडम नहीं है। मैडम अलग है, श्रीमती अलग है। हम कई बार भाषांतर कर देते हैं ना, मैडम का श्रीमती कर दिया, सर का श्रीमान कर दिया। ये बड़ा खतरनाक खेल है। और एक शब्द कभी भी अपनी जिंदगी में अंग्रेजी का मत लाइएगा। मिस्टर, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये अक्सर बोलते रहते हैं ना। मिस्टर का इतिहास अगर जान लेंगे तो फिर कभी भी बोल नहीं पाएंगे। मिस्टर कौन होता है और मिसेस कौन होता है? हमारे यहां मिसेस श्रीमती नहीं है। इंग्लैंड, यूरोप में मिसेस और मिस्टर जो शब्द हैं वो क्या हैं? इंग्लैंड की एक पुरानी परंपरा है, वो ये है एक से ज्यादा स्त्रियों को अपने साथ रखना, एक से ज्यादा पुरुषों को अपने साथ रखना। कोई महिला है, रानी है, वो कई पुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए। और कोई राजा है, वो बहुत सारी स्त्रियों को इस्तेमाल कर सकता है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए। और राजा के नीचे के जो लोग हैं वो भी उसी परंपरा में चलते रहते हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं। तो वहां बहुत सारी महिलाओं से बहुत सारे पुरुषों के रिश्ते होते हैं, बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारी महिलाओं से रिश्ते होते हैं। एक खराब शब्द है ना, विवाह के अतिरिक्त संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, वो पूरे यूरोप में सामान्य है। मैं यूरोप के ऐसे बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जिनकी 20-20 शादियां हुई, 25-25 शादियां हुई, 50-50, 35-35, 40-40, सबके तलाक हुए, अंत में कोई उनके साथ नहीं रहा। पत्नी भी अलग मरी, पति भी अलग मरा, ऐसे लोग हैं। और उनके यहां बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत सारी स्त्रियों को शादियों के बिना भी साथ में रखा जाता है। इस तरह का उनके यहां चलन है, वो अपने देश में नहीं रहा। और हमारे यहां गलती से किसी राजा ने ये कोशिश की तो जनता ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, ये आप जान लीजिए। हमारे यहां ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने ये गलती की, उनको इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, हटाया उनको, गद्दी से उतारा, उनके खिलाफ बगावत की और उनके खिलाफ विद्रोह किया। तो हमारे यहाँ ये चलन और परंपरा है नहीं। हम थोड़ी शुचिता वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य की बात करने वाले लोग हैं। राजा के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी जरूरत माना जाता रहा है। यूरोप में ऐसा नहीं है। तो वहां क्या होता है कि एक ही पुरुष की बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं। तो उनको अलग अलग करने के लिए तय किया जाता है मिस्टर एंड मिसेस। कौन सी मिसेस? ये वाली। कौन से मिस्टर? ये वाले। कौन से मिस्टर? वो वाले। कौन से? तो अब मैं मूल अर्थ बता रहा हूं। मिस्टर का अर्थ होता है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर है। और मिसेस माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री। आप सोचिए, आपके लिए यह संभव है? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर हो सकता है और पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री मिसेस हो सकती है।
तो आप अपनी जिंदगी में मेहरबानी करके ये मिस्टर मिसेस शब्दों का इस्तेमाल बंद करिए। कभी लिखिए मत किसी को, बोलिए मत किसी को। परिचय करवाते हैं ना राजीव भाई कि ये हमारे मिस्टर है, ये हमारी मिसेज। बहुत खराब है। हम धर्मपति हैं या धर्म पत्नियां हैं, मिस्टर मिसेस नहीं है यहां कोई। क्योंकि हमने अग्नि के साक्षी में 7 फेरे लिए हैं पूरे समाज के गवाह बनाकर। हम ऐसे ही पति पत्नी नहीं होते हैं इस देश में। यहां बड़ी बहुत पुरानी परंपरा है पति पत्नी होने की। यूरोप में तो ऐसे ही हो जाते हैं, बेड पार्टनर हैं तो आप हो सकते हैं, भले आप कहीं जाएं या ना जाएं। और बिना पति पत्नी हुए भी सालों साल साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनके यहां एक परंपरा है लिव इन रिलेशनशिप। आप पति नहीं है, पत्नी नहीं है, साथ में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो किसी अनाथ आश्रम को दे दिए, वहां पर वो बड़े होंगे, वहीं पर पलेंगे। फिर उनके साथ समस्या आती है कि नाम किसका दिया जाए, क्योंकि उनके बाप का पता नहीं, क्योंकि उनकी मां का पता नहीं। तो चर्च फिर उनका नाम तय करता है और उनको चर्च का नाम दिया जाता है। तो उनके यहाँ की ये पुरानी परंपराएं हैं। अब वो खराब हैं अच्छी हैं वो जाने, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत खराब है, हम ये भी नहीं कहते बहुत अच्छी है। हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अपने देश की परंपरा से वो भिन्न है। तो भिन्न परंपराओं में भिन्न शब्द होते हैं, भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न शब्द होते हैं। हमारी व्यवस्था और हमारी परंपरा मिस्टर और मिसेस वाली नहीं है। तो अपनी धर्मपत्नी के लिए गलती से भी ये मिसेस शब्द इस्तेमाल ना करें, और आपकी धर्मपत्नी को समझा के रखें कि आपके लिए कभी मिस्टर शब्द इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अक्सर स्वामी जी जो कह रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया है, कोई भी परिचय करा देता तो यही कह देता ये मेरे मिस्टर है और ये मेरी मिसेस है। और बहुत खराब एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये मेरी बेटर हाफ है। वो और भी तकलीफ देने वाला शब्द। बेटर हाफ वहां हो सकती है, यहां नहीं होती है कोई भी। ये तो आपकी पूरे जीवन की संगनी है, हाफ और फुल का कोई चक्कर ही नहीं है। और इस जन्म में नहीं है, 7 जन्म तक है। तो यहां हाफ और फुल का चक्कर ही नहीं है। इसलिए ये अननेसेसरी, बिना किसी कारण के अपनी इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए, दूसरे पे दबदबा साबित करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग अपने जीवन में आप तो कम से कम करिए। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो भाषा की गुलामी से आप थोड़ा, अंकल आंटी भी हाँ, तो ज्यादा भाषा की गुलामी से थोड़ा बाहर निकलिए। एक और बहुत खराब शब्द है अंकल, और दूसरा है आंटी। अब यूरोप में कोई रिश्ता नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, मौसा नहीं है, फूफा नहीं है, मौसा का मौसा नहीं, मामा का मामा नहीं, फूफा का फूफा नहीं, वहां तो सब अंकल है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार नहीं है। परिवार होते हैं तो रिश्ते होते हैं, परिवार है ही नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1950 तक यूरोप में परिवार नाम की संस्था नहीं होती थी। मुश्किल से 2-3% लोगों के परिवार हुआ करते थे 1950 तक। अभी थोड़े दिन से उनके यहां ये थोड़ी परंपरा आई है, वो भी भारत और पूर्वी देशों से उन्होंने सीखी है। तो जहां परिवार नहीं होगा वहां पारिवारिक रिश्ते नहीं है। तो सारे रिश्तों को वो एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने अंकल कह दिया, उन्होंने आंटी कह दिया। तो आपके जीवन से ये अंकल, आंटी, फिर ये मिस्टर, मिसेज, मैडम, सर, ये फालतू के जो अंग्रेजी शब्द हम लोग बेकार में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको निकालिए। भाषा की गुलामी से आप बाहर निकलिए तो दूसरों को निकालने में सुविधा होगी।